हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपन ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने विद्युत धारा के बारे में और अच्छा डिटेल से पढ़ा कि किस तरीके से विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके अलावा हमने क्या जाना कि धारा घनत्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। धारा घनत्व से भी हमने एक धारा घनत्व और विद्युत धारा में हमने एक संबंध प्राप्त किया, विद्युत फ्लक्स के सॉरी धारा फ्लक्स के रूप में, ठीक है। अदिश गुणनफल हमने उसमें चेक किया था धारा घनत्व का और क्षेत्रफल सदिश का, जिससे हमें क्या मिलती है, विद्युत धारा भी प्राप्त होती है। मतलब एक और हमें उससे परिभाषा प्राप्त होती है। लास्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये जाना था कि एक कोई चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। अब देखिए, आज अपन जो है रीड करने वाले हैं यहाँ पर अपवाह वेग के बारे में, ठीक है, कि अपवाह वेग क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने 12th बोर्ड के लिए। बहुत बार अपवाह वेग की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये है ना, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। अब अपन जानेंगे अपवाह वेग होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आज का अपना लेक्चर नंबर है ये 2, 5th चैप्टर का लेक्चर नंबर है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अपवाह वेग को अपन बारीकी से इसको समझते हैं। देखिए, अपने पास में एक कंडक्टर है, मतलब एक चालक है। ये एक अपन यहाँ पर बना लेते हैं एक चालक, ठीक है, एक चालक ले लेते हैं, ठीक है। जब तक अपन ने ये देखा था कि जब तक इस चालक के सिरों पर कोई विद्युत क्षेत्र या कोई विभवांतर या कोई इसके सिरों के मध्य कोई बैटरी नहीं जोड़ी जाती है, तब तक क्या होगा कि ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और मान लो कि ये यहाँ पर आकर इस इलेक्ट्रॉन से आकर टकराता है और ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, एक यादृच्छिक गति उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या देखते हैं कि है ना, ये कोई ना कोई वेग से गतिशील होते हैं। तो अपन जानते हैं वेग एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है, सदिश राशि, सॉरी सदिश राशि होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा होगा तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहा होगा, तो इसका वेग v होगा, इसका वेग भी क्या होगा, v होगा। तो ये एक दूसरे के वेग को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इसकी वजह से इसमें कोई भी नेट आवेश प्रवाह नहीं होता है और विद्युत धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसके सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित कर दें, ठीक है, इसके सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो वो चीज़ हम एक बार यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसको अपन समझते हैं विभवांतर आरोपित करने पर क्या होता है। तो वही अपने पास में फिर से अपन एक बार चालक को बना लेते हैं। ये अपने पास में एक चालक है, ठीक है, ये चालक है और इस चालक के सिरों पर, इस चालक के सिरों पर हम यहाँ जोड़ देते हैं कोई बैटरी। ये कोई बैटरी हमने जोड़ दी चालक तार की सहायता से। ये क्या है, चालक है, ये कोई बैटरी है, इसका विभवांतर V है। ये क्या है, चालक तार होता है, ठीक है। अब जैसे बैटरी जोड़ेंगे तो होगा क्या, बैटरी जोड़ने से क्या होता है कि इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है। जैसे आप इस पर कोई विभवांतर आरोपित करते हो तो ये वाला जो सिरा है ये उच्च धनात्मक विभव पर होता है और ये वाला सिरा जो है वो निम्न ऋणात्मक विभव पर होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत, क्योंकि इसके अंदर अपन जानते हैं, अब देखो प्लस और ये माइनस, इसका मतलब यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र भी होगा प्लस से माइनस की ओर। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत बल आरोपित होता है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। अगर यहाँ पर इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा है
तो इन इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा इस तरफ होगी, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, पहले जो गति थी, जब तक हमने कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया तब तक वो गति थी अनियमित, और अब जैसे ही कोई विद्युत क्षेत्र या कोई विभवांतर हमने आरोपित किया तो अब इनकी गति हो जाती है क्या, नियमित। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र या कोई विभवांतर आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है, एक नियमित गति करने लगते हैं, और इस नियमित गति का जो वेग होता है उसी को हम यहाँ पर अपवावेग कहते हैं। तो अभी जो इनका यहाँ पर जो वेग होगा, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन जिस वेग से अभी इस स्थिति में जो गतिशील हो रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अभी इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिशील है उसी को हम क्या कहेंगे, अपवाह वेग। और वो जो अपवाह वेग को Vd इस अक्षर से, इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं, Vd से हम यहाँ पर इसको प्रदर्शित करेंगे। तो अपवाह वेग की परिभाषा बच्चों यहीं से प्राप्त होती है। देखो अपवाह वेग की परिभाषा अब क्या हो जाएगी वो आप समझ लीजिए कि जब भी किसी चालक के सिरों पर, जब भी किसी चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित किया जाता है, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से एक निश्चित दिशा की ओर या नियमित गति की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवाह वेग, अपवहन वेग, अपवोह वेग कहा जाता है। अलग अलग तरीके से अपने बुक में इसको लिखा हुआ होता है, इसलिए मैंने जितने भी टर्म्स है वो मैं अभी यहाँ पर नोट करवा दूंगा, इसकी परिभाषा मैं अभी यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ। तो ये तो थी बच्चों अपवाह वेग की परिभाषा। बोर्ड एग्जाम में अपवाह वेग की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, 1 नंबर का ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, बहुत बार इसकी परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ अपवाह वेग की। ठीक है, तो अपवाह वेग आप नोट कर लेना नोट्स में, अपवाह वेग। ठीक है, या अपवहन, इसको अपवहन भी कहते हैं, अपवहन वेग। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या है, जब किसी चालक के सिरों, जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, एक मिनट, विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित वेग से निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं, इस नियमित वेग को अपवाह वेग कहते हैं।
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? तो ये तो हो गई क्या, अपवाह वेग की परिभाषा हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, लिख लेना, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि अपवाह वेग जो होता है, ठीक है, वीडी, ठीक है, इसका संबंध क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये हम यहाँ पर अब प्राप्त करने वाले हैं अपवाह वेग के लिए। ठीक है, तो अपवाह वेग का सूत्र, अब अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, अपवाह अपवाह वेग का सूत्र, अपवाह वेग का सूत्र। ठीक है, अपवाह वेग का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं उसी चालक पर। ठीक है, देखो मैंने बताया कि जब चालक के सिरों पर कोई बैटरी या कोई विद्युत क्षेत्र हम आरोपित करते हैं या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसके सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस पर जो आरोपित होगा वो क्या होगा, विद्युत बल। यहाँ इन पर एक विद्युत बल F आरोपित हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा कि जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E आरोपित, विद्युत क्षेत्र E आरोपित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन में विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विद्युत बल आरोपित हो जाता है। अर्थात अब आप लिख सकते हो कि विद्युत बल क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः विद्युत बल F इक्वल क्या होगा, QE। तो QE का मतलब क्या हो गया, E इंटू ई, ये विद्युत बल का सूत्र हो गया। क्लियर यहाँ तक? लेकिन हम यहाँ पर ये जानते हैं कि F इक्वल और क्या होता है, MA। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो MA इक्वल E, तो A इक्वल E अपॉन M। ये तो क्या आ गया हमारे पास में, त्वरण, कि इस त्वरण से जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, ठीक है, चालक के सिरों पर, तो ये त्वरित हो जाते हैं, एक दिशा में त्वरित होना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय उनका जो त्वरण होगा वो क्या होता है, E अपॉन M। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभार क्या होता है वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में A वेक्टर, तो आपको लिखना होगा E अपॉन M, ई वेक्टर, लेकिन माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है जबकि त्वरण की दिशा इधर है, क्योंकि ये इधर गतिशील हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह हम उपयोग करेंगे क्या, माइनस। ये माइनस का चिन्ह विद्युत क्षेत्र व त्वरण की दिशा को बता रहे हैं कि इन दोनों की दिशा इसमें एक दूसरे की विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर आप नोट करके ये पॉइंट लिख लेना कि त्वरण व ई की दिशा विपरीत है। ठीक है, ये इसमें माइनस चिन्ह का अर्थ होता है, मतलब होता है। लेकिन अपना बच्चों टारगेट यहाँ पर क्या है, अपवाह वेग ज्ञात करना। तो अपन त्वरण में और वेग में एक संबंध जानते हैं। ठीक है, तो देखो एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन पर इन चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। क्या करते हैं, यादृच्छिक गति। ये यादृच्छिक गति या अनियमित गति बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से कोई डब्बे में जैसे कोई गैस के अणु हो, कमरे में कोई गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं। एक अणु आता है, कोई दूसरे अणु से आकर टकराता है, तो इसको हम कहते हैं एक उत्तरोत्तर टक्कर।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टक्कर करने के बाद में कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन से आकर टक्कर करेगा तो इस टक्कर को हम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर टक्कर। इस उत्तरोत्तर टक्कर में जो ये यहाँ तक पहुँचने में जो ये समय लेता है, इस समय को हम कहते हैं विश्रांति काल। मैं एक बार पहले विश्रांति काल को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि अपन कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं रहे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ विश्रांति काल, ठीक है, विश्रांति काल। इसमें मैं लिख देता हूँ कि दो उत्तरोत्तर टक्कर में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, ये एक समय है, ठीक है, जिसको क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है, ठीक है। और इस विश्रांति काल को बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं इस चिन्ह से, जिसको बोलते हैं आप टो, ठीक है। अब आप आसानी से अपवाह वेग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो जो ये त्वरण है, अपन जानते हैं त्वरण, चूंकि त्वरण A इक्वल अभी हमें प्राप्त हुआ E/m, और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि त्वरण इक्वल क्या होता है, वेग बटे समय, लेकिन वेग यहाँ पर क्या होगा, अपवाह वेग vd, और समय यहाँ पर क्या होगा, ये विश्रांति काल टो। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, vd/टो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अपवाह वेग, ठीक है। और अपवाह वेग क्या हो जाएगा अब, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि एक ही जगह क्या लिख देंगे, vd/टो, vd/टो इक्वल टू E/m। सो Vd इक्वल टू E/टो/m। तो ये अपवाह वेग का सूत्र होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सदिश रूप में इसी सूत्र को हम फिर से लिखेंगे सदिश रूप में अपवाह वेग अपन जानते हैं एक सदिश राशि होती है, इसलिए Vd वेक्टर इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन आवेश है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, इसलिए E वेक्टर, टो अदिश राशि है, m अदिश राशि है। तो यहाँ पर वही चिन्ह आएगा फिर से माइनस का। तो ये सदिश रूप में अपवाह वेग हमें प्राप्त हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वही चिन्ह, यहाँ पर माइनस के चिन्ह का मतलब क्या है कि अपवाह वेग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो इसका मतलब अपवाह वेग की दिशा इस तरफ है, अर्थात दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हमने यहाँ पर चिन्ह का उपयोग कर लिया माइनस। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से वही बात चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, नोट करके आप लिख दीजिए कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का तात्पर्य है, यहाँ माइनस नेगेटिव चिन्ह का अर्थ है कि अपवाह वेग व विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों क्या, अपवाह वेग के बारे में हमने जान लिया। इस सूत्र को आप, है ना, याद रखो, ठीक है, हमेशा के लिए Vd इक्वल E/टो/m, क्योंकि इसी सूत्र से हम बहुत सारे आगे हम संबंध इस चैप्टर में प्राप्त करने वाले हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Vd इक्वल E/टो/m, जहाँ इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, E का मतलब यहाँ पर है आरोपित विद्युत क्षेत्र, टो का मतलब है विश्रांति काल, m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्या, गतिशीलता। अब देखिए आगे बच्चों, नेक्स्ट अगला टॉपिक है गतिशीलता। अपवाह वेग को हमने पढ़ लिया और हमने देखा कि उसका सूत्र क्या था,
वी डी इक्वल ई ई टो अपॉन एम। गतिशीलता, देखो नाम से मालूम लग रहा है गतिशीलता। यहाँ पर चालक में जो चालक के सिरों पर जो अपन विभवांतर आरोपित करते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर कोई विद्युत बल आरोपित होता है और उसकी वजह से जब वो गति करते हैं तो उनकी वो गति जो है वो किस पर निर्भर कर रही है वास्तव में, है ना। उसी को यहाँ पर एक गतिशीलता, हालांकि गतिशीलता जो है एक नियतांक है, ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि ये गतिशीलता वास्तव में कहाँ से प्राप्त होगी, इसका तात्पर्य वास्तव में क्या है, हम इस चीज़ को क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार अब इसको वापस से अपन डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये अपने पास में वही चालक है, ठीक है। इस चालक के सिरों पर जब हम कोई विभवांतर आरोपित करते हैं जैसे V, इस विभवांतर के कारण इसके सिरों पर एक उत्पन्न हो जाता है, जैसे मान लो एक विद्युत क्षेत्र E, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे इस दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण इन पर जो विद्युत बल आरोपित हुआ वो विद्युत बल ही इनको खींच रहा है इस तरफ, है ना, इनको गति करवा रहा है। अगर मान लो कि मैं इस विभवांतर का मान बढ़ाऊंगा तो बताओ विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने से जो इनका अपवाह वेग Vd है इसके मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अपवाह वेग में वृद्धि होगी कब होगी, जब आप विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हो, है ना। विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर क्या होता है, अपवाह वेग में वृद्धि होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका तात्पर्य हुआ कि अपवाह वेग जो है ये समानुपाती हो गया विद्युत क्षेत्र के। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात Vd समानुपाती E। ये हमें एक संबंध प्राप्त हुआ, ठीक है। जब भी आप चालक के सिरों पर कोई विभवांतर या कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो तो ऐसी स्थिति में जो ये अपवाह वेग है ये आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाओगे तो इन पर और ज़्यादा बल लगेगा और वो तेजी से गति करेंगे, मतलब इनकी गति बढ़ेगी, है ना, गतिशीलता। इसी से देखो आप समझ रहे हो, इनकी गति बढ़ेगी। अगर आप इनका आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान कम करोगे तो इनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात अपवाह वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उसकी गतिशीलता को किससे बता सकते हैं, उसके केवल अपवाह वेग से ही हम यहाँ पर बता सकते हैं। अर्थात अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगा। ये देखो अभी ये कोई परिभाषा नहीं है, केवल मैं गतिशीलता को समझाने के लिए ये सब टर्म्स यहाँ पर बता रहा हूँ। फाइनली हम इसकी गतिशीलता की परिभाषा अब प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, आगे बढ़ते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक यहाँ प्राप्त होगा म्यू, ठीक है। यहाँ एक नियतांक प्राप्त होता है म्यू। इस म्यू जो है इसी को बोलते हैं गतिशीलता या मोबाइलिटी, गतिशीलता। इसको क्या कहते हैं, गतिशीलता हम कहेंगे। तो अब मैं इस म्यू को, क्योंकि हमें तो गतिशीलता ही तो पढ़नी थी, तो अब बताओ मैं इस गतिशीलता को क्या लिख सकता हूं। अतः म्यू इक्वल क्या लिखा जा सकता है बच्चों, Vd अपॉन E। क्या लिखा जा सकता है, Vd अपॉन E। ये बात क्लियर हो गई। अब आप गतिशीलता की परिभाषा बता सकते हो। देखो अब गतिशीलता क्या है, या तो आप इसको ऐसे बोलिए कि एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग गतिशीलता कहलाती है। या आप सिंपली कहो कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात अपवाह वेग कहलाता है। तो ये वाली परिभाषा बहुत आसान परिभाषा है, तो आप इसको इसी टर्म में लिख लिए। भाई आपको सूत्र याद है, ये सूत्र याद है तो आप इसकी परिभाषा लिख दोगे। तो अब हम यहाँ पर गतिशीलता की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे और वो क्या होगी कि चालक में
चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाती, एक मिनट थोड़ा सा ये टच हो गया, गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, गतिशीलता कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये तो हो गई क्या इसकी परिभाषा, गतिशीलता की परिभाषा हमने प्राप्त कर ली। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें अर्थात आप चाहो तो गतिशीलता की अगर परिभाषा पूछे तो ये लिखो, फिर लिखो इसका सूत्र। कभी भी कोई परिभाषा या कोई नियम आपसे अगर पूछा जाता है, उसका कोई सूत्र या कोई संबंध होता है तो वो जरूर लिखना चाहिए। ये इफेक्टिव होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसे आपने परिभाषा लिखी गतिशीलता की, तो फिर आपको लिखना चाहिए अतः म्यू इक्वल Vd अपॉन ई। बस यहाँ तक परिभाषा अगर पूछते हैं तो यहाँ तक लिख दीजिए। अगर आपको आगे का पूरा कंप्लीट अगर कोई संबंध पूछते हैं, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तब आप यहाँ पर लिख करोगे कि Vd इक्वल क्या होता है, ई टो अपॉन एम। ये हमने जाना पहले। जब इस Vd का मान हम यहाँ पर लिखेंगे तो अब गतिशीलता म्यू इक्वल क्या हो जाएगी, ई टो अपॉन एम। ये ई यहाँ पर है बच्चों, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ गतिशीलता अब क्या प्राप्त हो जाएगी, म्यू इक्वल ई टो डिवाइड एम। ये गतिशीलता की परिभाषा प्राप्त हो गई, सॉरी इसका सूत्र प्राप्त हो गया, ई टो डिवाइड एम। और इसके अलावा खास बात ये कि इसका मात्रक क्या होगा। अब देखो इसका मात्रक आपने अभी देखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके मात्रक के लिए कि ये अपवाह वेग है। वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड। ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का आप यहाँ पर, क्योंकि ये मीटर के फॉर्म में है, ठीक है, तो आप विद्युत क्षेत्र का मात्रक मीटर वाला लीजिए। वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ अपॉन में वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा वोल्ट, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये अपवाह वेग का मात्रक होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आपको खास बात ध्यान देने वाली ये है कि कभी कभार इस पर कोई अच्छे से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। 2 विद्युत क्षेत्र के लिए, 2 चालकों के लिए कहा जाए भाई 2 चालक है, ठीक है, और दोनों चालकों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान है, लेकिन अपवाह वेग अलग अलग है। ठीक है, तो इनमें इनकी गतिशीलताओं में क्या संबंध होगा, ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, तुम्हें समझा देता हूँ, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट करके, अब ये नोट करके लिखिएगा कि यदि 2 चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो क्या होगा बताओ। एक चालक होगा, उसकी गतिशीलता μ1 होगी, तो वो क्या हो जाएगी, Vd1 डिवाइड E1 लिखना पड़ेगा। दूसरे के लिए मुझे क्या लिखना होगा बच्चों, μ2 इक्वल Vd2 अपॉन मुझे E2 लिखना पड़ेगा। सॉरी E2 नहीं, सॉरी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो हमने समान ली है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो μ1 अपॉन μ2 ये हम लिखेंगे तो आप चेक कर पाओगे ये क्या आएगा, Vd1 अपॉन Vd2। अब कुछ भी आपको इसमें दे दे, कुछ का मतलब ये है कि इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल पूछे, न्यूमेरिकल बुक में तो है नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, तो किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको कहा जाए कि भाई 2 चालक है ना, एक का अपवाह वेग इतना है,
है ना, दूसरे का अपोवा वेग इतना है, पहले चालक की गतिशीलता इतनी है, तो दूसरे चालक की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। तो ये है ना, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं सिंपल सा, तो आप इस सूत्र का आप उपयोग करिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपवा वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे अपन को इसी संबंध से ही आपको बहुत सारी और अपन संबंध, क्योंकि ये टॉपिक है ना कोई छोटा टॉपिक नहीं है अपवा वेग का, इससे अपन बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। देखो अपवा वेग हमने पढ़ा, गतिशीलता हमने पढ़ी, अब हम जानेंगे कि अपवा वेग, अब चालक में विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। फिर हम जानेंगे कि अपवा वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है, भाई आरोप एक कोई विभवांतर भी तो आरोपित किया गया है, इनमें क्या संबंध होता है। फिर हम जानेंगे कि कोई धारा घनत्व में आरोपित विद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या संबंध, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अपवा वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है, प्रतिरोधकता का सूत्र अपवा वेग के रूप में, या अपवा वेग से प्रतिरोधकता के सूत्र की उत्पत्ति, ये बहुत सारे टर्म यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस अपवा वेग का ये जो सूत्र है Vd इक्वल ई टू डिवाइड एम, और अब जो एक संबंध हम आगे प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है, कि अपवा वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये दो संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की इन डेरिवेशंस को समझने के लिए, और मैं बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से इनको समझाऊंगा, कोई डेरिवेशन आपके लिए टफ नहीं रहेगी। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे अपवा वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। देखो बच्चों, अपवा वेग में और विद्युत धारा में संबंध प्राप्त करना है, इसके लिए फिर से हमें एक चालक लेना होगा, और उस चालक की सहायता से ही हम यहाँ पर अपवा वेग और विद्युत धारा में संबंध प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं आपको हर एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, जितना भी कोई छोटा पॉइंट भी है या कोई भी बेसिक पॉइंट है, उसको पूरी तरीके से मैं इस तरीके से सोच कर समझाता हूँ कि जैसे आपके पास में जीरो नॉलेज है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इस संबंध को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं कि अपने पास में एक चालक है। ठीक है, ये हम क्या लेते हैं, एक चालक लेते हैं, ये ले लिया हमने एक चालक। और ध्यान से समझना बच्चों इसको, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत बार, टेस्ट में इनमें भी बहुत बार पूछता रहता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये जो चालक है, इस चालक की लंबाई L है। चालक की लंबाई क्या ले लेते हैं हम, L ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल A है, और इस चालक के सिरों पर हम जोड़ देते हैं बैटरी। एक हमने बैटरी जोड़ दी यहाँ पे इसके सिरों पर चालक तार की सहायता से। बैटरी का विभवांतर क्या है, V है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को गतिशील करवाओगे। किस दिशा में होंगे, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। विभवांतर आरोपित किया, ये बात तो अब आपको याद हो गई होगी अच्छे से कि कैसे इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इधर, तो इनके कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी I, ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी, फिर इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा में और अपवा वेग में संबंध चाहिए। इसके लिए अपवा वेग, तो ये मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका अपवा वेग Vd ये इस दिशा में है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, Vd ये इस दिशा में है इनका अपवा वेग। ये बच्चों बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखो इससे अपन कैसे संबंध प्राप्त करने वाले, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना है। मैं लिख देता हूँ, इसका क्षेत्रफल है A। मैंने जैसे कोई तार लिया है, एक चालक तार, उस चालक तार का एक टुकड़ा लिया है, मान लो चालक तार का क्या लिया, टुकड़ा। मान लो कि एक चालक तार है, और उस चालक तार में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, बहुत सारा आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो मैं कैसे बताऊंगा कि उसमें कितना आवेश, क्योंकि मैंने उस चालक तार का एक टुकड़ा लिया है L लंबाई का। ठीक है, तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, मुझे इसका आवेश जानना होगा सबसे पहले। ठीक है भाई, चालक तार तो कितना भी हो सकता है,
चालक तार कितना भी लंबा हो सकता है, चालक तार की लंबाई कैसी भी हो सकती है। तो मान लो कि हमने एक चालक तार का एक एल लंबाई का क्या लिया, एक भाग लिया है। तो इसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर पहले लिखना होगा क्या, कि माना कि एल लंबाई का एक चालक तार जिसके सिरों पर विभवांतर V आरोपित है। ये हमने क्या मान लिया, एक एल लंबाई का एक चालक, ठीक है, जिसके सिरों पर विभवांतर V आरोपित है, ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए एल लंबाई का एक चालक का भाग है ना। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था अभी कि ये चालक का भाग है, ठीक है, जिसके सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया गया है। अब एक जो संपूर्ण जो चालक है उसमें बहुत सारा आवेश प्रवाहित हो रहा है। हमें अपना टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा कि ये जो चालक का जो ये भाग है ना, एक चालक तार लिया है, जैसे मान लो ये अपने पास में बहुत बड़ा चालक है, तो मैंने इतना एक भाग लिया है इस चालक का जिसकी लंबाई L है, ये है ना, मैंने ये इसको समझाया हुआ है कि ये चालक का ये पूरा एक चालक है और उसका हमने L लंबाई का एक भाग लिया है। अब इसमें तो आवेश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये अपना यहाँ पर टारगेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, मुझे इस चालक तार के लिए आवेश का घनत्व लेना होगा, और घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, है ना, इस चालक के लिए, है ना, इस पूरे चालक के लिए, कि मैं यहाँ पर लिखूंगा माना कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, और उसको मैं केवल n लिखूंगा, स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n जो आवेश के घनत्व को यहाँ पर बता रहा है प्रति एकांक आयतन पर। क्लियर यहाँ तक। अब आप आसानी देखो, अगर आपको इसका घनत्व मालूम हो गया भाई, इस पूरे चालक का बच्चों घनत्व यदि n है, मुझे इसमें आवेश अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसका आयतन कितना है L और ये क्षेत्रफल A। अब इसका आयतन आप बता सकते हो A इंटू एल। इस आयतन को अगर आप इससे इंटू कर दोगे तो क्या आएगा, इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा, जो कि किसके रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो अब मैं कहूँगा क्या यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, आगे की लाइन मुझे लिखनी चाहिए, अतः चालक का, क्योंकि ये भाग है, चालक के भाग के आयतन, और आयतन क्या है, AL में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है, या आवेश की, या चालक AL में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ मैं। और वो क्या हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या आवेश यहाँ बोल दो, ठीक है। मैं उसको मान लेता हूँ क्या, Q इक्वल N इंटू AL। ये तो हुआ क्या, आवेश, और आवेश किस रूप में उपस्थित है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर यहाँ तक। तो टोटल इस चालक के भाग में जो कुल आवेश अभी उपस्थित है वो क्या है, NaLe, ठीक है। इसको और समझिए, इस चालक में, ये जो अपने पास में चालक है, इस चालक में अभी इस केवल इतनी लंबाई के इस चालक में अभी जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या जो टोटल आवेश अभी उपस्थित है, वो कितना होगा, NaL इंटू E।
है ना। ये जैसे मान लो कि मैं एक बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एन है, इसमें एन का मतलब क्या था, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो आप इसको लिखोगे Q इक्वल एन ई वगैरह, जो भी आप Q मान लो, ये आवेश Q है, यहाँ पर आपने आयतन लिख दिया, ठीक है, ये आयतन लिख दिया। तो मैं कहूँ कि अब इतने आयतन में इलेक्ट्रॉन बताओ, आवेश बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, Q अपॉन वी इंटू जो भी आयतन होगा AL, इस तरीके से लिखोगे। आवेश बताओ, तो आवेश किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो मैंने क्या लिख दिया इस तरीके से। और ये चीज़ क्या थी, N, तो क्या बन गया, टोटल आवेश क्या आ गया, NaLe आ गया। तो इसमें उपस्थित कितना आवेश है, NaLe, ये हमें मालूम हो गया। क्लियर यहाँ तक। आवेश क्यों ज्ञात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन जानते हैं आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा में और अपवेग में संबंध चाहिए। तो अब हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, अतः चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल Q अपॉन टी लिखते हैं। लेकिन T यहाँ पर समय है, और समय यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, विश्रांति काल। हम यहाँ लिखेंगे Q अपॉन टो। क्लियर यहाँ तक। अब I इक्वल Q का मान रख दो, NaLe अपॉन टो लिख देंगे। अब ये क्या है, L, और ये क्या है, टो। L यहाँ पर क्या है, अब इसको समझिए, ये केवल लंबाई ही नहीं है, ये L जो है ये एक चालक की लंबाई ही नहीं है, ये L इस इलेक्ट्रॉन के लिए विस्थापन भी है। क्या है, विस्थापन। कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है। तो अपन जानते हैं प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य का अंतर या इनके बीच की जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये यहाँ तक का हमें क्या प्राप्त हो गया, विस्थापन। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय अगर हम टो मानकर चलते हैं, तो विस्थापन बटे समय ये क्या कहलाता है, वेग। और यहाँ पर वेग क्या होगा, अपवाह वेग। तब आप आसानी से इसको क्या लिख सकते हो कि अतः अपवाह वेग, यहाँ पर हम अपवाह वेग क्या लिखेंगे, Vd इक्वल, है ना। अब ई टो अपॉन एम न लिखकर हम क्या लिखेंगे, L अपॉन टो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो I इक्वल क्या बन जाएगा, NaVdE। ये हमें बच्चों इसका संबंध प्राप्त हो गया अपवाह वेग में एवं विद्युत धारा में। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपको इसमें और भी कुछ पूछा जाए, भाई इसमें कहा जाए कि भाई विद्युत धारा अगर नियत है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वगैरह ये वैसे ही नियत होते हैं, दो चालकों के लिए कहा जाए, तो आप इसके लिए A1, मतलब आप एक, देखो थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया था। देखो, ये अपने पास में एक संबंध प्राप्त हो गया। अब आपसे इसमें बच्चों और क्या बोल सकते हैं, ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब आगे का नोट करने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ नोट कर लीजिएगा कि आपको कहा जाए यदि धारा नियत हो, यदि धारा नियत हो, धारा नियत होने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, NaVdE इक्वल नियतांक या नियत। n नंबर मतलब डेंसिटी, मतलब घनत्व है, घनत्व वैसे ही नियत होता है, इलेक्ट्रॉन वैसे ही नियत होता है, तो AVD भी क्या हो जाएगा, नियत हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, मान लो कि अपने पास में चालक है और चालक का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, हर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ का क्षेत्रफल है क्या, A1 है, यहाँ का क्षेत्रफल है क्या, A2 है। तो यहाँ पर वेग Vd1 होगा, यहाँ पर वेग Vd2 होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर धारा अगर इसमें प्रवाहित होने वाली नियत बताई गई है, तब आप आसानी से कह सकते हो कि इस क्षेत्रफल और इसके अपवाह वेग का गुणनफल हमेशा एक नियतांक के बराबर होगा। इसका मतलब A1 Vd1 इस दोनों का गुणनफल, A1 Vd1 इसका गुणनफल बराबर होगा A2 Vd2 के गुणनफल के बराबर होगा।
ये इसमें एक संबंध बताया हुआ है, इस पर हालांकि कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हो। भाई आपका एक का क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ का एक का अपवाह वेग दे दिया, यहाँ का क्षेत्रफल दे दिया, तो यहाँ पर आपको क्या पूछ सकते हैं, अपवाह वेग पूछ सकते हैं। तो आप इस संबंध से आसानी से ऐसा न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा अपवाह वेग एवं आरोपित विभवांतर में संबंध। अब बच्चों देखो, अपवाह वेग एवं विभवांतर में संबंध प्राप्त करना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, आप लिखिए भाई हम जानते हैं अपवाह वेग। क्या जानते हैं हम? अपवाह वेग जानते हैं। वीडी, वीडी इक्वल क्या होता है बच्चों? वीडी इक्वल होता है ई टू डिवाइड एम। इस संबंध से अपवाह वेग के इस उत्तर से हम विभवांतर में और इस अपवाह वेग में संबंध प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे फिर से कि चूंकि या हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E इक्वल, अगर आपको याद हो थर्ड चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि E इक्वल क्या होता है, V अपॉन डी लिखो या V अपॉन आप L लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम L लंबाई लेकर चल रहे थे चालक के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो, E इक्वल V अपॉन L, जहां V क्या है, आरोपित विभवांतर। क्लियर? अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या करना है आगे। इस E के स्थान पर क्या लिख देंगे, V अपॉन L। तो वी डी इक्वल टू ई वी टो डिवाइड एम एल, ये हमें प्राप्त हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो आ गया अपवाह वेग में और विभवांतर में संबंध, खत्म, यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अपवाह वेग जो है विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात वी डी समानुपाती v, अगर ये सब नियतांक है तो हम कह सकते हैं कि अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आप लिखो, अर्थात अपवाह वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक। आज थ्योरेटिकली इतना ही हम करेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अपवाह वेग हमने जाना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सूत्र हमने प्राप्त किया, गतिशीलता हमने इसमें जानी। इसके अलावा हमने अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध हमने पढ़ा, फिर हमने अपवाह वेग एवं विभवांतर में संबंध पढ़ा। ये तो था थ्योरेटिकली। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका एक बुक का एग्जाम्पल है। देखो, एक एग्जाम्पल नंबर 5.1 हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले विद्युत धारा पर आधारित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो गया अभी इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5.1। एग्जाम्पल नंबर 5.1 में कहा है कि एक आवेश है और ये आपको दिया हुआ है 4t³ प्लस 5t प्लस 6 कूलॉम, ये कहा है आपको। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले आपको एग्जाम्पल में करवा दिया है। ठीक है, कहा है कि t इक्वल 1 सेकेंड पर क्या पूछा है, तात्क्षणिक धारा, मतलब आई यहाँ पर पूछ ली। ठीक है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अपन जानते हैं I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी होगा। d अपॉन डी टी, क्यू क्या है 4t³ प्लस 5t प्लस 6, इसका आप अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, 4t 12 t² प्लस 5t का अवकलन हो गया 1 और इसका हो गया 0। तो t इक्वल 1 सेकेंड यहाँ पर रखना है, तो कितना हो गया 12 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा 17 एम्पियर। तो इसका आंसर आ रहा है 17 एम्पियर। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 5.1, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल था। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5.2। ठीक है, साथ में न्यूमेरिकल करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना आपको।
बुक के अपन साथ में अभ्यास के भी न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कब कौन सा न्यूमेरिकल आपको करना है। देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 5.2 में पूरा नहीं बता, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, आपके पास में बुक होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल पढ़ सको। ठीक है, एग्जाम्पल में कहा है कि 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, तो इसमें सबसे पहले आप चेक करिए क्या दिया हुआ है। एक क्षेत्रफल दिया हुआ है चालक का, और वो है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। कहा है कि ये एक तांबे का तार है, तांबा चालक तार है ना, क्या है ये, तांबे का तार, अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसमें कहा है कि 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है चालक तार में। जैसे मान लो कि ये तांबे का तार है, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है 1.5। क्या पूछा इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल का आकलन कीजिए, मतलब अपवाह वेग इसमें प्राप्त कीजिए। मान लीजिए तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। मान लो कि इसमें कहा है कि इसमें जैसे बहुत सारे परमाणु हैं, चालक तार है तांबे का, और प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की तरह इसमें क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ये इसने कहा है कि मान लीजिए कि तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक के एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तो तांबे का घनत्व इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तांबे का घनत्व यहाँ पर है कितना है, वीडी रो लिख देता हूँ, रो इक्वल 9.0 इंटू 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब, ये इसमें दिया हुआ है। कहा है कि परमाणु का द्रव्यमान, बोलो देखो इसमें परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु के द्रव्यमान को हम कैसे लिखते हैं, एम ए इक्वल टू है 63.5 A.AMU एटमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, जो कि ग्राम में होता है। ठीक है, इसका मान होता है 1.6, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आगे हम पढ़ेंगे हालांकि इसके बारे में डिटेल से, लेकिन आपको अभी ग्राम में लेकर चलना है कि मान लो कि ये क्या है, ग्राम के रूप में है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम अभी यहाँ पर उपस्थित है, 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ये सब बातें इसमें दी हुई है। बस इसमें क्या पूछा है, अपवाह वेग पूछा है, विद्युत धारा दी हुई है। आप बच को करना क्या है कि विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में जो संबंध हम जानते हैं उस संबंध का आप उपयोग करोगे। हम जानते हैं I इक्वल क्या होता है बच्चों, NA/VDE, ये होता है। आपको इसमें प्राप्त करना है VD इक्वल, अब आप क्या लिख सकते हो, I/NA/E आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप चेक करो पहले कि इसमें क्या दिया हुआ है। I इसमें दी हुई है, N अभी तक हमें नहीं मालूम, क्लियर यहाँ तक। A यहाँ पर क्षेत्रफल है और E क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ होगा, क्षेत्रफल बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पर। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, N बस अपना टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा, इस N को ज्ञात कर लेना। N का मतलब है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई आपको भाई घनत्व दिया हुआ है, इसके चालक का घनत्व दिया हुआ है। इसमें कहा है कि कॉपर है, मतलब तांबा है, तांबे का परमाणुवीय द्रव्यमान इतना है। ठीक है, तो अभी इसका प्रति मीटर क्यूब में कितना द्रव्यमान इसमें उपस्थित है तांबे का, वो होगा 9.0 इंटू 10⁻6 ग्राम। मैंने ग्राम में बदल दिया इसको। ठीक है, तो मैं अभी इसका द्रव्यमान लिख सकता हूँ बच्चों क्या, m, और वो क्या होगा इसका 9.0 इंटू 10⁻6 ग्राम में इसको लिखूंगा। ठीक है, और ये 63.5 ग्राम है। क्लियर यहाँ तक। आपको ये कैसे ज्ञात करोगे आप, इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि एक सूत्र होता है N/Na, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा N/Na, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर कैपिटल N होता है, कैपिटल N का मतलब होता है परमाणु की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अपना टारगेट रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करना। यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N/Na इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, M/Ma, तो ये N इक्वल M/Ma इंटू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Na। M यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है आपको 9.0 इंटू 10⁻6 अभी बताया था,
और एम ए यहाँ पर कितना था 63.5 इंटू एन ए आप जानते हो अवोगाद्रोज नंबर होता है, आप ये मान लिखो यहाँ पर अवोगाद्रोज नंबर होगा 6.02। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं इसीलिए इसको चेक कर रहा हूँ कि इसमें क्या ले रहा है ये, क्योंकि न्यूमेरिकलों में कभी कभार इसको 6 ही लेते हैं 6.02 ना लेकर, इसलिए यहाँ पर भी अपन क्या लेंगे, इस न्यूमेरिकल में इसको 6 ही लिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको क्या लोगे अवोगाद्रोस नंबर को। हालांकि होने में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पर आपको 6 लेना है ऑलमोस्ट, ताकि आप इसको आसानी से हल कर सको। 6 इंटू 10⁻23 ये आ गया अपने पास में n। अब आपको अपवाह वेग प्राप्त करना है वी डी इक्वल मैंने क्या लिखा था वहाँ पर, क्या था बच्चों, आई अपॉन एन ए ई, ये था। आई का मान इसमें दिया हुआ था कितना 1.5, एन यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। आपको ये सोल्व करना है, ये मैं सोल्व नहीं करूँगा, केवल आपको समझा रहा हूँ इसको कैसे हल करेंगे। 9.0 इंटू 10⁻6, 6 इंटू 10⁻23 अपॉन में 63.5 है तो वो चला जाएगा ऊपर 63.5। फिर आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल पर, ये तो मैंने n का मान लिख दिया। अब क्षेत्रफल इसमें कितना दिया हुआ था, क्षेत्रफल दिया हुआ था 1 इंटू 10⁻7 मतलब 10⁻7, फिर आगे ई इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इस पूरे को जब आप हल करोगे तो बच्चों इसका आंसर मिलेगा आपको 1.1 के समथिंग इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपवाह वेग जो है ये इतना होता है 10⁻3 मीटर पर सेकेंड इस घात के रूप में होता है। ये इसकी रेंज होती है, इसकी कोटि होती है अपवाह वेग की एक चालक में आपसे पूछ लिया जाए एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की कोटि क्या होती है, कोटि, तो कोटि कितनी होती है 10⁻3। ये ध्यान रखो 10⁻3 अपवाह वेग की कोटि होती है। ये न्यूमेरिकल में इसको समझाने का इसका टारगेट था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई और न्यूमेरिकल है तो मैं चेक कर लेता हूँ जो आज आपको मैं बता सकूँ, ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ें। चलो एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जांपल रह गया, वो है एग्जांपल नंबर 5.3 जो मैं यहाँ पर अभी तुरंत समझा देता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल 5.3 है ना, ये कोई हाइड्रोजन परमाणु को लेकर समझाया हुआ है। हालांकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो या फिर अपन आगे पढ़ेंगे परमाणु के बारे में 14वें चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है। आपको याद हो नील्स बोर परमाणु मॉडल वगैरह ये आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होती है अगर आपको मालूम हो हाइड्रोजन परमाणु में, है ना। हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा की त्रिज्या ये होती है 5.3 0.53 एंगस्ट्रोम बोलते हैं, या फिर 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर बोल सकते हो। और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग यही होता है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कहा है कि कोई हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें ये नाभिक है और ये पहली कक्षा है n=1। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है इस वेग से, इतनी इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसमें ये चक्कर लगा रहा है। पूछा है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है तो कुछ धारा भी इसमें प्रवाहित होगी, आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अपन जानते हैं विद्युत धारा आई इक्वल बच्चों होता है क्या है Q/T, लेकिन T यहाँ पर बस ये जानना है, ये T जो समय है वो क्या होगा, ये T होगा एक चक्कर को पूर्ण करने में लिया गया समय। एक चक्कर के लिए धारा यहाँ पर पूछी है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, आवर्तकाल। एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, मतलब T। अब ये आवर्तकाल Q तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मैं वापस से लिख दूंगा E/T। आवर्तकाल, बस आपको ये आवर्तकाल यहाँ पर ज्ञात करना होगा। और आवर्तकाल क्या होता है, समय इक्वल क्या होता है, दूरी बटे चाल, या मतलब दूरी बटे वेग के लिए नहीं आता। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ होगा, दूरी। अब दूरी तो आपको दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या दी हुई। दूरी आप बता सकते हो भाई ये दूरी कितनी तय करी इसने, मतलब परिधि, तो 2πr/वेग v। तो r त्रिज्या अब दी हुई है ऊपर, ठीक है, वेग भी इसमें दिया हुआ है। तो मैं धारा अब क्या लिख सकता हूँ, अतः I = E/2πr, ठीक है, अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा EV/2πr। तो ये सब आप मान रखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19, v कितना दिया था 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 इंटू पाई 3.14, और आर त्रिज्या दी है कितनी 5.3 इंटू 10⁻11।
अब आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको विद्युत धारा का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि आ रहा है 1.06 मिली एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों ये थे आज के न्यूमेरिकल। हमने अपवाह वेग पढ़ लिया डिटेल से। ठीक है, हमने उससे कुछ संबंध प्राप्त किए। ठीक है, आगे और संबंध हम प्राप्त करेंगे, आगे हम ओम का नियम पढ़ेंगे, फिर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, बहुत ही गजब गजब के टॉपिक अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है, और ये टॉपिक या ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें नीट में, जेई में, है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भी एक चैप्टर होता है जिसको अपन ने जैसे 1 से 4 चैप्टर पढ़े, तो ये 1 से जो 4 चैप्टर है ना, इनमें इनका जो वेटेज है ना केवल केवल 7 ही नंबर का है, ये ध्यान रखना। 56 नंबर का जो पेपर होता है ना, उसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे केवल इन 4 चैप्टर से, 7 नंबर की ही केवल। लेकिन ये पांचवा और जो छठा चैप्टर है विद्युत धारा वाला, पांचवा और छठा चैप्टर, इनसे दोनों से ही, है ना, दोनों से 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा, प्रैक्टिकल में अलग से आएंगे, वो अलग है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इनको ढंग से पढ़ो आप, इनको नॉलेज लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, आसान से पढ़िए। मैंने सब कुछ इसमें डिटेल से लिखवा रहा हूँ, नोट्स लिखते रहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल साथ में करवा रहा हूँ, और भी कोई न्यूमेरिकल में अगर जितना हो सके, जितने न्यूमेरिकल्स यहाँ मेरे से बनते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इतने टफ न्यूमेरिकल भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये केवल 12th स्कूल लेवल पर ही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नीट जेई के लिए मैंने अलग से मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, आप वहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ी इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बस वहाँ पर मैं यूज जो वर्ड होते हैं ना वो इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब जैसे धारा है तो धारा को मैं वहाँ पर करंट बोलूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं वहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।